अब हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका आपसे तारुफ भी कराएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो सावधानियां हैं वो बरती जाएंगी। और इसी के साथ में हम बात सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से भी करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही पूरा मामले में जब फैसला दिया है तब जाकर नोएडा प्राधिकरण की भी आंख खुली है और तब जाकर ये भ्रष्टाचार की नींव पर जो ये पूरी की पूरी जमीन पर खड़ी हुई थी ये इमारत, उसको जमींदोज किया गया है। कौन कौन खास मेहमान है उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। आनंद शर्मा, विध्वंस विशेषज्ञ, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। पवन त्रिपाठी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सुबह से हमें सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आनंद शर्मा जी आपका रुख करना चाहेंगे। सभी की निगाहें टिकी हुई है कि इतनी बड़ी इमारत, 32 मंजिला इमारत आखिर कैसे जमींदोज की जाएगी, कौन कौन से प्रिकॉशंस बरते जाएंगे? अभी इस इमारत को जो डिसीजन लिया गया है वो इम्प्लोजन यानी विस्फोटक के जरिए गिराया जाएगा और इसमें बेसिकली 17 फ्लोर पे ब्लास्टिंग की जाएगी, जिनमें 10 फ्लोर पे प्राइमरी ब्लास्टिंग की जाएगी और 6-7 फ्लोर पे इसमें सेकेंडरी ब्लास्टिंग की जाएगी। और ब्लास्टिंग क्योंकि एक्सप्लोजिव का यूज, एक्सप्लोजिव एनर्जी का यूज लिमिटेड और एक कैलकुलेटेड तरीके से किया जाता है। आज उसी को चेक करने के लिए कि एक्सप्लोजिव का इम्पैक्ट पिलर के ऊपर कितना है, ट्रायल ब्लास्ट किया गया था। और विभिन्न पिलर्स में 13वें और अपर ग्राउंड बेसमेंट में ये एक्सप्लोजिव लगा करके। सर आप एक्सप्लोजन के बारे में बता रहे हैं, सबसे ज्यादा डर उन लोगों को है जो आसपास रह रहे हैं। ये जानकारी दी गई हमारे सहयोगी द्वारा कि जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको बोला गया कि आप खिड़की बंद रखेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। उन तमाम लोगों को लेकर कैसे जो प्रिकॉशंस बरते जाएंगे वो आप बता दें जरा। इसमें जो पिलर हैं जहां एक विस्फोटक लगाया जाएगा उनको चारों तरफ वायर मेश से कवर किया जाएगा, 3, 4, 5 लेयर जो डिपेंडिंग ऑन सेंसिटिविटी उतना वायर मेश लगाई जाएगी। उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल फाइबर की कई लेयर लगाई जाएंगी और उसके बाद भी आउटर में 1-2 लेयर और लगाई जाएंगी, तो जिससे कोई भी कंक्रीट की जो पैलेट विस्फोटक के बाद निकल सकती है बाहर, उसको वहीं अरेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा। लोगों को प्रिकॉशन इसलिए ली जाती है कि इंसिडेंटली कोई अगर बाहर निकलता है तो कम से कम कोई डायरेक्टली उसके सामने एक्सपोज ना होने पाए। इसलिए लोगों को थोड़ा सा एक शेल्टर में या साइड लेकर के रखने के लिए सलाह दी जाती है। बट जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो बिल्कुल सेफ है। इसमें विस्फोटकों को पूरी तरह से कवर करके और फिर ब्लास्ट किया जाएगा, जिससे उनका इम्पैक्ट बिल्कुल लोकलाइज्ड होने की वजह से बिल्डिंग की कंक्रीट अलग होने से और स्टील उसका लोड नहीं ले पाएगी, तो स्टील बेंड होते हुए बिल्डिंग को नीचे लेके आ जाएगी। ये जरूरी भी है सर, क्योंकि जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको डर है कि कहीं उन तक कोई चीज ना ऐसे पहुंचने पाए, इसलिए जरूरी भी है। हमारे साथ में रुद्र विक्रम सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। रुद्र विक्रम सिंह जी, उच्चतम न्यायालय ने जब यह फैसला दिया तब सबकी आंखें खुली हैं कि नोएडा में एक ऐसी इमारत भी बन रही है जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं है और इतनी बड़ी इमारत बन गई है, भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से समय समय पर नोएडा प्राधिकरण को भी कटघरे में खड़ा किया गया, ऐसे लगातार कहा गया, लेकिन बावजूद उसके उस पर अमल नहीं हुआ। यह बड़ा हैरान करने वाली चीज है। देखिए, वाकई में बहुत हैरान करने वाली चीज है। और ये जो आप इसको जो ये बिल्डिंग गिराई जा रही है, ये देश की जो सबसे बड़ी इमारत जो गिराई जाएगी। और इधर अपने क्षेत्र में तो आप समझ लीजिए कि पहला ऐसा वाकया है जब इतने बड़ी लागत की 2000 लोगों को रहने की जिसमें व्यवस्था की गई थी। 2000 लोग रहने वाले थे। इसमें एक सपनों का घर होता है। आपको पता है दिल्ली एनसीआर में आदमी आता है तो कितनी मशक्कत से एक एक पैसा जुटा के अपने आशियाने का इंतजाम करता है। उसके बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन कही थी, मैं उसको कोट करना चाहूंगा। उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि इट इज अनहोली ए कॉम्बिनेशन ऑफ नोएडा अथॉरिटी एंड बिल्डर। मतलब एक अपवित्र रिश्ता कहा था कि एक अपवित्र रिश्ता दोनों बिल्डर और जो अथॉरिटी के बीच बना है, तभी जाके 14 माले की बिल्डिंग को 40 माले की बिल्डिंग में इसका अप्रूवल मिला और इस तरीके का इलीगल बिल्डिंग वहां खड़ी हो रही थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वहां के निवासियों को, आसपास के निवासियों को जो कोर्ट गए और उन्होंने अपना धैर्य बनाए रखा। इलाहाबाद, ये एक सवाल है, कानूनी प्रक्रिया भारत में बहुत लंबी है, ये हमने देखा है और सबने इंतजार भी किया है, उसका सम्मान किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं है कि जो लाइन आप कोट कर रहे हैं कि एक रिश्ता था जो दिख नहीं रहा था, जो अंधेरे में बना था कि 14 मंजिल की इमारत 32 मंजिल की बन जाती है, 40 मंजिल की बन जाती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या कहीं एक खाई थी जो चेक नहीं किया गया, कि पता नहीं किया गया कि उच्चतम न्यायालय इतना कुछ कह रहा है बिल्डर्स को लेकर, लेकिन बिल्डर्स के हौसले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट का भी डर नहीं है, उनको लॉ का भी डर नहीं है।
देखिए, उसके पीछे वजह यही है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो सरकार और जो अथॉरिटी के लोग हैं उनके पास होती है। तो और कोर्ट में मामला जब जाता है तो कोर्ट उसकी सुनवाई करती है। कोर्ट बहुत ऐसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले होते हैं जिनमें सुओ मोटो लेती है और उन मामलों को सुनती है। तो ये मुझे लगता है कि कोर्ट की बजाय जो हमारी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में अब एक लॉ एंड ऑर्डर की सरकार है, मुझे लगता है कि अब और कुछ दिनों पहले महाराज जी ने कहा भी है कि हम इसको इन बिल्डरों की लिस्ट बनाएंगे जो ऐसे धोखाधड़ी कर रहे हैं। तो ये जो नोएडा अथॉरिटी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी अधिकारी हैं, इन बिना इनकी मिलीभगत के, बिना जरूरी इनके भी है सर, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि जब नोएडा एनसीआर कोई आता है, दिल्ली एनसीआर आता है, तो वो एक सपना लेकर आता है। आशियाना यहाँ लेना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा ख्वाब होता है, लेकिन ऐसे कोई बिल्डिंग जमींदोज कर दी जाए तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, नोएडा प्राधिकरण पर भी, बिल्डर्स पर भी। पवन त्रिपाठी का रुख करते हैं, सुबह से वो वहां पर मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पवन, फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है? हमारे साथ में जो विस्फोटक विशेषज्ञ मौजूद हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि किस तरीके से पूरी जो बिल्डिंग है ये जमींदोज की जाएगी। आसपास जो लोग रह रहे हैं उन्हीं की पहल थी जो आज ये फैसला आया और ये सब हो रहा है। फिलहाल क्या अपडेट ग्राउंड जीरो से मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आनंद जी जो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, ये सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने हर एक इंस्टेंस देखा है। मैं आपको बता दूं कि मेरे पीछे जो ट्विन टावर है, अभी ये कितना शांत मौसम, कितना शांत वातावरण है, लेकिन इससे पहले जब विस्फोट होने से पहले काफ़ी हलचल थी। अब इंतज़ार किया जा रहा है जो टेस्ट रिपोर्ट्स के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, एक हफ्ते के अंदर ये तय किया जाएगा कि यहाँ पर 100 किलो विस्फोटक लगेगा, 200 लगेगा या 500 लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो अगल बगल में घर है, मैं एक बार अपने कैमरामैन को कहूंगा जो अगल बगल में घर है, मैं आपको इस घरों की खामोशी दिखाता हूं। यहां पर कोई भी हमें सुबह से बालकनी तक में नहीं दिखाई दिया है। यानी डर, अंदर डर और भय जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की नींव में बनी हुई बिल्डिंग के कारण बना हुआ है। आप साफ तौर पर देखिए, इन बिल्डिंगों के छज्जे पर लोग शाम को, दोपहर में या सुबह खड़े होते थे, लेकिन कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल लोग यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार की नींव पर बनी इमारत जल्द से जल्द गिर जाए और उसके बाद जो उन्हें लगातार 10 सालों से 11 सालों से लगातार जो कष्ट था वो दूर हो। लेकिन डर भी है मन में, और इस डर के चलते लोग अभी बाहर निकलकर हमसे बात भी नहीं कर पा रहे। हमने सुबह से कई सोसाइटियों में जाकर बात करने की कोशिश की, लोगों ने साफ मना कर दिया, बोले भाई साहब हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे और ये ट्विन टावर गिर जाए, हम यही प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरे। तो आप समझ सकते हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिसको ये जिम्मेदारी मिली है नोएडा प्राधिकरण को या जिन अधिकारियों को, वो ये बात नहीं देख रहे हैं, लेकिन आसपास के लोगों को ये तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं। लौट रहे हैं आपके पास में आनंद जी, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। बात प्रदूषण की भी हो रही है। इतनी बड़ी जब बिल्डिंग जमींदोज की जाएगी, निश्चित तौर पर प्रदूषण होगा। जब हम देखते हैं बड़ी बड़ी चीजें बनती है तब इतना प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर में फिलहाल ये हाल है, तो जब ये बिल्डिंग जमींदोज होगी तब क्या ऐसा मापदंड है, हम देखें कि बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, जिसके लिए नोएडा प्राधिकरण सोसाइटी भी जो है कोशिशें कर रही है कि मापा जाए कि कितना प्रदूषण होगा, उससे भरपाई कैसे की जाए? देखिए, प्रदूषण बिल्डिंग गिरने से जो होता है बहुत कम समय के लिए होता है और वो डस्ट थोड़ी देर में ही डिसिपेट हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। उसके लिए एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान अथॉरिटी ने और एडिफिस इंजीनियरिंग ने बनाया हुआ है। उस प्लान के तहत वहाँ फायर टेंडर रखे जाएंगे और गिरने के तुरंत बाद उसमें वाटर स्प्रे करके प्रदूषण को सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी, जो ऑलमोस्ट कर लिया जाएगा। अगर एयर फ्लो अच्छा है तो प्रदूषण बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है, ज़्यादा टाइम उसमें क्लियर होने में नहीं लगता, क्योंकि इस तरह के कई बिल्डिंग हम लोग गिरा चुके हैं और उनमें देखा गया। कितनी बिल्डिंग सर ऐसी इतनी बड़ी बड़ी गिराई होंगी जो अब ये बता रहे हैं कि हाँ होगा? मैंने अभी तक 100 मीटर से ऊंची लगभग 16-17 बिल्डिंग गिरा दी हैं, जो इंडस्ट्रियल ज्यादा हैं। और ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वो तो सिर्फ 5 बिल्डिंग अभी केरल में गिरी थी। उसके बाद ये 32 फ्लोर की तो पहली बिल्डिंग इंडिया में गिर रही है। ये पहली मंजिल है इतनी बड़ी जो आप लोग इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं? 32 मंजिल की बिल्डिंग अभी तक इंडिया में नहीं गिराई गई, ये पहली बार यहाँ गिराई। आप लोगों के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट होने वाला है, मतलब कि आप लोगों को सेफली भी काम करना है और ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जमींदोज भी कर देनी है? हाँ बिल्कुल, सेफली काम करना है और पुराने एक्सपीरियंस को देखते हुए इसमें ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आसपास के लोगों को ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो विस्फोटक हैं वो एक टाइम गैप के साथ काम करते हैं और बिल्डिंग धीरे धीरे करके एक सीरीज ब्लास्ट होती हुई नीचे आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी बिल्डिंग है तो बहुत ज़्यादा वो पैनिक करेगी, बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत करेगी। ये काफ़ी सेफ प्रक्रिया है और आजकल वर्ल्ड वाइड इम्प्लोजन टेक्निक ही काम में ली जा रही है, क्योंकि ये सस्ती और जल्द पूरा होने वाली प्रक्रिया है बिल्डिंग डिमोलिशन। रुद्र विक्रम जी, सुप्रीम कोर्ट ने
समय समय पर चेताया है, बिल्डर्स को लेकर शिकायतें समय समय पर पहुंचती रही हैं, लेकिन आज भी जितना दिल्ली एनसीआर में बड़ी समस्या रोटी कपड़ा है, उतनी बड़ी समस्या मकान हो गया है, और खास तौर पर यही पोजीशन वाली समस्या है। आगे देख रहे हैं कि कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से या तो चेक लगाया जाए, जब आप कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी अधिकारियों की, सरकार की बन जाती है, या कोई ऐसा ठोस कानून लाया जाए जो आदमी को परेशान ना होना पड़े कि पैसा देकर भी पोजीशन नहीं मिल रहा है, आशियाना नहीं मिल रहा है, और उसके बाद बिल्डिंग तक जमींदोज कर दी जाती है। बिल्डर तो कह देगा कि हमारे पास पैसा नहीं, हम कहां से देंगे, फिर आखिर में आके दिक्कत तो आम आदमी को उठानी पड़ रही है। देखिए, अगर आप कानून की बात करें, कानून हिंदुस्तान में इतने हैं कि वो पर्याप्त से भी बहुत ज्यादा है। उन कानूनों के क्रियान्वयन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत बार कह चुका है, और कानूनों की आप बात करें तो आप इतने कानून का पूरी जीवन अगर कानून पढ़ते रहिए हिंदुस्तान के, तो कानून पढ़ नहीं पाएंगे और कुछ न कुछ आपसे छूटा रह जाता है। तो कानूनों के क्रियान्वयन की जरूरत है, और कानून का क्रियान्वयन यही अधिकारी और सरकारें करती हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनकी हो जाती है कि जो कानून है उनका पालन हो, लोगों को बार बार कोर्ट से। अब यही मामला देखिए आप कि कितना लोगों को संघर्ष करना पड़ा, कितना संतोष करना पड़ा, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कोर्ट जाते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही ऑर्डर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, उसके बाद जो उसी ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। लेकिन वो कितना समय इसमें लगता है, आपको पता ही है कि हिंदुस्तान की कोर्ट कचहरियों में कितना समय लगता है। 4-4 साल 10 साल एक पीढ़ियां बीत जाती हैं कानून और कोर्ट कचहरी के चक्कर में। तो ये इतना साहस और इतना आपके अंदर धैर्य है, तभी आप कोर्ट कचहरी आपको जाना है। तो मुझे लगता है कि जो अधिकारी हैं अपना भ्रष्टाचार थोड़ा कम कर दें या बंद कर दें, और सरकारें इसकी कोशिश करें कि जिससे लोगों को कम से कम अदालतों का दरवाजा ना खटखटाना पड़े, क्योंकि 1-1.5 करोड़ केस ऑलरेडी पेंडिंग है, और उसमें आप समझ सकती हैं कि केसेस की सुनवाई कैसे होगी और केसेस कैसे जल्दी जल्दी निपटेंगे। बिल्कुल, लेकिन फिर भी लोगों का भरोसा आज भी कानून पर है, न्याय प्रक्रिया पर है, इसीलिए लोग बाद में आकर न्याय प्रक्रिया के लिए या न्याय के लिए आपका ही दरवाजा खटखटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाते हैं। लौट रहे हैं आपके पास में पवन, आप सुन रहे होंगे रुद्र विक्रम सिंह जी बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं कि न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, लेकिन उसमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और कई बार धैर्य इतना बढ़ जाता है, आदमी टूटने लगता है कि जिसके लिए जिंदगी भर कमाई की वो आशियाना तो मिला नहीं, बल्कि जमींदोज और हो रहा है, और बाकी में आकर बिल्डर ये कह देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमने तो सारा पैसा इसमें लगा दिया। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण हो या फिर दिल्ली एनसीआर के जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं, उसमें जरूरत है कि सरकार या अधिकारी द्वारा उतना चेक प्रॉपर लगाया जाए, पता चले, क्योंकि एक दिन में इतनी बड़ी इमारत नहीं बनती है, सालों लग जाते हैं, वहां इमारत खड़ी हो रही है, लेकिन अधिकारियों को खबर तक नहीं है इस बात की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, ये बिल्डिंग मेरे पीछे, मैं एक बार और दिखा दूं आपको, क्योंकि अब लगातार देखनी पड़ेगी, और 22 तारीख के बाद ये दिखाई नहीं देगी यहां पर, इसीलिए यादगार बिल्डिंग है। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा खूब ध्यान से देखें, यादगार बिल्डिंग है ये, 22 के बाद ये नहीं दिखाई देगी, अगले महीने 22 के बाद। और सबसे बड़ी बात है, 11 साल से ज्यादा का समय इंतजार आसपास की सोसाइटियों को करना पड़ा। ये भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हो रही इमारत ऐसे ही नहीं खड़ी हो गई रातों रात, धीरे धीरे एक एक फ्लोर बनता गया, नोएडा अथॉरिटी में फाइल्स जाती गई, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने उन फाइल्स को ओके करते गए, और धीरे धीरे ये बिल्डिंग अपने शेप और साइज में आती गई। 32 माले की बिल्डिंग बनाना, इतनी ऊपर तक ये बिल्डिंग ले जाना आसान नहीं था, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों के चलते ये बिल्डिंग आज यहां तक पहुंची है। एक चेकलिस्ट बनती है, एक जगह पर एक गैप, एक क्रॉसिंग होती है, रोका जाता है, बैरियर्स होते हैं, लेकिन उन बैरियर्स का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए आज जनता भी परेशान है, जनता की कमाई के पैसे भी यहां पर लग रहे हैं, उसी से ये डिमोलिशन भी किया जा रहा है, उसी से ये कंस्ट्रक्शन भी किया गया, और जनता बेचारी आज भी हाथ मलती रह रही है कि उसको उसका बकाया पैसा नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, जो बैरियर्स आपने कहे ना, बैरियर्स लगाए गए हैं, बैरियर्स हैं, लेकिन ये अधिकारी उन बैरियर्स को हटाकर, उनको उठाकर इन जैसे इलीगल कामों को आगे बढ़ाते हैं, और जिसका परिणाम ये ट्विन टावर यहां पर खड़ा है, और अब जिसको ध्वस्त करने के लिए 18 करोड़ रुपए के आसपास पैसा लग रहा है, और ये पैसा आम जनता की जेब से जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को देना है, माफ कीजिएगा, सुपरटेक को देना है। सुपरटेक कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं, उन्हीं बायर्स के पैसों को देगा जो उसने आप एक रुपए इकट्ठा करके अपना घर खरीदते हैं। दिल्ली एनसीआर में आप कोशिश करते हैं कि आप आशियाना खरीदें, लेकिन बाद में आकर बिल्डर्स इस तरीके से हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। आनंद जी, एक आखिरी कॉमेंट, आप अभी एक पिक्चर देख रहे थे, आप कह रहे थे कि इस तरीके से जमींदोज नहीं होगी, बिल्डिंग को एक पूरी प्रक्रिया के तहत एक एक करके, जैसे हम स्टेप चढ़ते हैं वैसे ध्वस्त किया जाएगा। जरा एक छोटा सा रिएक्शन उस पर आप देते हैं।
मैडम इस बिल्डिंग को एक तरफ से विस्फोट होना शुरू होगा इसमें। हाँ। जो 9 सेकंड या 8 सेकंड की जो बात आप कर रहे हैं, हाँ। वो वैसे होगा कि 1 सेकंड में एक साइड के कॉर्नर साइड के रोड साइड के पिलर्स जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सीरीज ऑफ पिलर जाएगी, उसका नेक्स्ट जाएगी, ऐसे 1 बाय 1 जाएगा। तो ये बिल्डिंग एक साइड से पहले गिरेगी और दूसरी साइड में इंटेक्ट रहेगी, फिर धीरे धीरे गिरती हुई लास्ट में जाएगी, स्टेप बाय स्टेप हम जिससे देखेंगे। जमीन पे इसका इम्पैक्ट कम होगा और किसी तरह का एयर वाइब्रेशन नहीं होगा और एयर ब्लास्ट नहीं होगा, और ये सीरीज में वन आफ्टर अनदर पूरी लाइन की लाइन बिल्डिंग की गिर जाएंगी, ये एक साथ जमीन में नहीं बैठेगी। तो चलिए, ये चर्चा हम कर रहे थे क्योंकि जैसा आनंद जी ने भी कहा कि ये पहली बार होने जा रहा है कि इतनी बड़ी इमारत भारत में, सिर्फ नोएडा में नहीं, फिर सुनिए, सिर्फ नोएडा में नहीं, भारत में जमींदोज की जाएगी, क्योंकि ये इमारत भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई थी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली एनसीआर में ऐसी इमारतें बन जाती हैं, लेकिन अधिकारियों को इसकी कानो कान खबर तक नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। पवन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कैसे गिराए जाएंगे ट्विन टावर, इसके लिए जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला ने डेमोलिशन एक्सपर्ट से खास बातचीत की। हम इस वक्त नोएडा में हैं और हमारे पीछे यही ट्विन टावर है जिसका आज टेस्टिंग होना है, जिसको फाइनली गिराया जाना है। और हमारे साथ इस वक्त आनंद शर्मा हैं जो माइनिंग एक्सपर्ट हैं। जिस तरीके से डिमोलिशन होता है इसका वो सारा काम देखते हैं और ऐसे डिमोलिशन में इनसे बात करेंगे किन बातों का ध्यान रखना होता है। सर, हम देख रहे हैं कि ये जो ट्विन टावर है इसके आसपास क्या ध्यान रखना होगा जब ये बिल्डिंग को फाइनली जब डिमोलिश किया जाएगा? पहली चीज़ तो यह है कि जो इम्प्लोजन या ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल सेफ होती है, इसमें किसी तरह का पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और एक्सप्लोजिव की क्वांटिटी कितनी लगानी है, कैसे उसको कवर करना है, किस तरीके से उसको प्रोटेक्शन देना है, इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पर ट्रायल ब्लास्ट किया जा रहा है। उससे बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा कि क्वांटिटी इस क्वांटिटी में कितनी कहाँ लगानी है। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहा जा रहा है कि जब इस तरह की डिमोलिशन होते हैं तो डस्ट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम देख रहे हैं कि आसपास बिल्डिंगों को भी कवर किया गया है। डस्ट एक इशू इस तरह की चीज़ों में रहता है, लेकिन यहाँ वाटर स्प्रे के और पानी डालने के कुछ अरेंजमेंट फायर टेंडर्स के किए जाएंगे, डस्ट को तुरंत सप्रेस किया जाएगा। डस्ट बहुत कम ड्यूरेशन के लिए आती है, बहुत कम समय के लिए आती है, तो उतना तो टॉलरेबल होता है, वैसे कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सर, अगर हम जैसे कि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, इंडिया में इससे पहले सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण टास्क आपके लिए क्या था और इस बिल्डिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? अगर हम टास्क की बात करें, एज फार बिल्डिंग्स आर कंसर्न, बिल्डिंग्स की बात करें तो इंडिया में इस तरह के हाई राइज बिल्डिंग डिमोलिशन कोची में हुए थे, जहाँ 5 बिल्डिंगें गिराई गई थी और वहाँ पर तो जो हैबिटेंट था या लोगों के घर थे वो इसके भी नज़दीक थे और सेफली हो गए थे, कोई ऐसी चुनौती वाली बात नहीं है, सब अच्छा है। और हाई राइज स्ट्रक्चर इस तरह के अभी तक काफ़ी गिरा चुके हैं, काफ़ी बिल्डिंग और डिमोलिशन हो चुका है, 18-20 डिमोलिशन तो मैंने भी किए हुए हैं और ये सेफेस्ट है। बिल्कुल, देखिए एडिफिस कंपनी के जो कंसल्टेंट हैं आनंद शर्मा जी, जिनसे सुबह भी हमने बात की थी, डेमोलिशन एक्सपर्ट, जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले भोपाल में बहुत सारी जगहों पर इस तरीके के टावर्स को गिराया है, उनसे बात करते हैं। आनंद जी, अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, अंदर जो ब्लास्ट लगाया गया था, क्या कितने हद तक सफल रहा और कितने हद तक आगे आने वाले समय में ये फायदेमंद रहेगा ये ट्रायल ब्लास्ट? ये ब्लास्ट पूरी तरह सफल है और इसमें हमें बेसिक आइडिया हो गया है कि किस क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव डालने से कितना उसका इम्पैक्ट रॉ कंक्रीट के ऊपर रहता है। यानी आप लोगों ने जो ब्लास्ट किया था सारे कॉलम्स में, वो बिल्कुल आपको आप लोगों को लगा आपके मुताबिक? हाँ, बिल्कुल मुताबिक है और रिजल्ट अच्छे आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आप लोगों ने जब अंदर जाकर देखा तो क्या स्थिति थी अंदर? अभी पूरी तरह से वो विजिबल नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे देखा गया है, वो ठीक है, वो ब्लास्ट हो गया है परफेक्ट, और उसका इन्फ्लुएंस कितना है, कितना इम्पैक्ट है उसका कंक्रीट के ऊपर, वो उसको स्टडी किया जा रहा है। माना जाए आज जो ट्रायल या टेस्ट ब्लास्ट जो था वो पूरी तरीके से सफल रहा। अब 22 तारीख को बस ये देखना होगा कि कितनी अमाउंट में हमें क्या क्या एक्सप्लोजिव मंगाना है। इस ब्लास्ट से हम जो है ना चार्ज डेंसिटी उसकी वर्कआउट करेंगे बिल्डिंग की और उसी हिसाब से एक्सप्लोजिव उसमें प्लेसमेंट होगा। बिल्कुल, तो आनंद शर्मा जी थे, ये डेमोलिशन एक्सपर्ट है, कई बिल्डिंगें उन्होंने गिराई हैं। अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं सीधे यहाँ पर ये मेरे साथ मौजूद हैं। क्या वो हमें इस बात का आइडिया दे सकते हैं कि अब विस्फोटक जो किया जाएगा उसमें कितनी सामग्री का इस्तेमाल होगा और उसके लिए क्या तैयारियां की जाएंगी? बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल। आनंद जी से हम ये सवाल पूछते हैं। आनंद जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कितनी सामग्री, लगभग इसमें कितना बारूद, कितनी सामग्री इसमें लगेगी और आने वाले समय में क्या तैयारियां आप लोगों की रहेंगी? नहीं, ये अभी मैंने वर्कआउट नहीं की है, ये जेट डिमोलिशन की टीम ने वर्कआउट की होगी, तो इसके बारे में सही फिगर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। लगभग एक अंदाजा अगर हमें लगा जाए कि क्या 5 किलो ब्लास्ट था या नहीं, अभी इसका अंदाजा मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैंने इस क्वांटिटी को देखा नहीं है और जब तक मुझे आइडिया नहीं होगा मेरा बोलना ठीक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, क्या तैयारियां होंगी अब 22 तारीख के लिए? क्या अब इसमें वो फ्लोर क्लीन करने हैं, ड्रिलिंग करनी है, कोर ड्रिलिंग करनी है, मलबे हटाने हैं और वही मेजर वर्क है। वो पूरा होने के बाद ही फिर ये बिल्डिंग चार्जिंग के लिए तैयार होगी। क्लीन अप जॉब है वो करने पड़ेंगे, अभी काफी काम पेंडिंग है, वो कर रहे हैं। काम अभी पेंडिंग है, मतलब अच्छा, हमें ब्लास्ट करने के लिए क्या हर पिलर में एक वो लगाना पड़ेगा, ड्रिल करनी पड़ेगी? नहीं, कुछ सेलेक्टेड फ्लोर हैं, उनके पिलर्स में ये ड्रिलिंग की जाएगी। शेयर वॉल्स हैं, शेयर वॉल्स में ड्रिलिंग की जाएगी। कुछ फ्लोर सेलेक्ट किए हुए हैं, 10 फ्लोर लगभग जो है। पवन, ये भी उनसे समझने की कोशिश कीजिए, जब विस्फोटक किया जाएगा 22 मई को, तो क्या सोसाइटी और तमाम जो टावर्स में लोग रह रहे हैं उन सबको बाहर किया जाएगा, खाली कराया जाएगा? क्योंकि 2 टावर हैं जिन्हें गिराया जाएगा, इसमें मलबा भी पूरा डहेगा तो नुकसान हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं एक बार आनंद जी से फिर पूछता हूँ। आनंद जी, 22 तारीख को जब हम इस विस्फोट को करेंगे, इस पूरी बिल्डिंग को नीचे गिराएंगे, तो आसपास की बिल्डिंगों को क्या हमने पहले से बता दिया है, उन्हें खाली कराएंगे? क्या क्या हम लोग प्रिकॉशन मेजर? इसके लिए अलग टीम है, वो काम कर रही है। डेफिनेटली सबको बता दिया गया है, प्रशासन ने सबको अवेयर किया है और अलग अलग टीम इसमें काम कर रही हैं। वो तो सबको बता के, सबको इवैक्यूएट करके, सबको हटा के ही काम किया जाएगा। पहले से ही प्रचार प्रसार हो रहा है, अगल बगल हो रहा है, तो सेफ्टी प्रिकॉशन पूरी लेके ही काम किया जाएगा, इसमें कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। बिल्कुल। तो सबको सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी मेजर्स बताकर ही काम किया जाएगा और पहले से भी लोगों को ये लगातार बताया जा रहा है। सामने आएगा क्योंकि ट्विन टावर्स को ढाया जाएगा, मलबा सामने आएगा, वो कब तक सफाई हो जाएगी, कैसे सिचुएशन नॉर्मल की जाएगी, उसके लिए क्या तैयारी? बिल्कुल, बड़ा सवाल है ये, बड़ा सवाल है। आनंद जी से ये सवाल पूछा जाएगा। सर, इतना बड़ा टावर है, दोनों टावर, मलबा बहुत सारा इकट्ठा होगा, बाद में किस तरीके से उसको हटाने का काम या क्या प्रक्रिया होगी? हटाने का प्रोसेस तो एक नॉर्मल ब्रेकिंग और लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता क्योंकि ये सब कुछ नीचे आ चुका होता है। और मलबा बिल्डिंग्स का इसे दिखने में बहुत ज़्यादा लगता है कि हाइट है उसकी, लेकिन जब बिल्डिंग गिरती है तो वॉइड्स की बहुत ज़्यादा होती है बिल्डिंग में, इस वजह से गिर के बहुत थोड़ा सा लगने लगेगा, मलबा कम हो जाएगा। हाँ, दिखने में अभी लगता है में कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। ये एडिफिस इंजीनियरिंग इसमें एक्सपर्ट है, ऑलरेडी इस तरह की क्वांटिटी हैंडल कर चुके हैं वो, और इसको आराम से कर लेंगे। बिल्कुल। तो आपने सुना कि मलबा हटाने में कभी भी किसी तरीके की दिक्कत आने वाली नहीं है, ये साफ तौर पे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। नमस्कार, जी न्यूज़ के फेसबुक डिजिटल लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वैभव परमार। इस वक्त मैं नोएडा के सेक्टर 93 में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर की एक बिल्डिंग है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार 22 मई को यानी अगले महीने की 22 तारीख को गिरा दिया जाएगा। गिरा क्यों दिया जाएगा वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसका जो बिल्डर था सुपरटेक टावर का, उसने इस बिल्डिंग को अवैध रूप से बनाया था और 32 मंजिला इमारत का आज ड्राई रन होना है। 10 अप्रैल की तारीख दी गई थी, जिसको लेकर जो एक कंपनी है वो इसका डिमोलिशन का जो एक ड्राई रन है वो कर रही है। हमारे साथ सीनियर डिमोलिशन एक्सपर्ट और इंजीनियर, माइनिंग इंजीनियर आनंद शर्मा जी हैं। सर, स्वागत है आपका जी न्यूज़ पर। आज जो ड्राई रन होना है वो 22 तारीख को जब 32 मंजिला इमारत गिराई जाएगी, उससे कैसे अलग होगा और ड्राई रन का एक अंतर क्या होता है वो आप हमें बताएं। ये छोटा ट्रायल ब्लास्ट है, इसमें केवल एक्सप्लोजन का जो इम्पैक्ट है उसको चेक करने के लिए एक क्वांटिटी में, अलग अलग क्वांटिटी में पिलर के ऊपर एक्सप्लोजन लगाया जाता है और प्रोटेक्शन दिए जाते हैं, जिससे कंक्रीट के साथ एक्सप्लोजन का कितना बिहेवियर है, कितना एग्जैक्ट उसको यूज़ करना है, उसका पता लगाना होता है, जिससे कि फ्यूचर में उसी हिसाब से उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसी हिसाब से इतनी क्वांटिटी में उसको लगाया जाए, उतना ही उसका फिक्स एनर्जी उस पर काम है। पलवल से 5 किलो विस्फोटक लाया गया है इसे ध्वस्त करने के लिए। आज कौन सा ड्राई रन में कौन सा वो फ्लोर है इस पर ये जो है टेस्ट किया जाए? इसके 2 फ्लोर पे ट्रायल किया जा रहा है, एक्सप्लोजिव क्वांटिटी का मुझे ठीक से पता नहीं है, और वो 2 फ्लोर पे खाली अलग अलग
शेयर वॉल में इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा कि कितना इम्पैक्ट एक्सप्लोजिव का उसमें आ रहा है। फ्यूचर में उस हिसाब से क्वांटिटी कम है। कि कौन सी कंपनी है जो इसको लेकर ड्राई रन कर रही है, 22 तारीख को गिराया जाएगा? एडिफिस इंजीनियरिंग है जो इंडिया की लीडिंग डिमोलिशन कंपनी है, और साथ में जेट डिमोलिशन साउथ अफ्रीका की है, ठीक है, जो इसके इंक्लूजन एक्सपर्ट हैं, वर्ल्ड वाइड बहुत सारे काम वो लोग करते हैं, वो इसको ट्रायल कर रहे हैं एक्सप्लोजिव का है। वो फॉरेनर हैं तो दे वांट टू चेक कि इंडियन एक्सप्लोजिव जो है ना किस तरीके से बिहेव करता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है। कंपनी इससे पहले भी इतनी ही मंजिल की इमारत गिरा चुकी है या भारत में ये पहली ऐसी? इंडिया में हाईएस्ट 18 मंजिल की बिल्डिंग केरला में कोची में गिराई गई थी एक साल 1.5 साल पहले जी। अभी इतनी हाइट की बिल्डिंग पहली बार गिराई जा रही है। इंडियन इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इस हाइट से ज़्यादा की भी गिराई। आसपास के जो इलाके हैं, रहवासी इलाके, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं? इनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इम्प्लोजन एक सेफेस्ट टेक्निक है और इससे कोई किसी को किस तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद जी। विस्फोटक के जानकार और 3 विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये ब्लास्ट पूरी तरह सफल है और इसमें हमें बेसिक आइडिया हो गया है कि किस क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव डालने से कितना उसका इम्पैक्ट रॉ कंक्रीट के ऊपर रहता है। नहीं, कुछ सेलेक्टेड फ्लोर हैं, उनके पिलर्स में ये ड्रिलिंग की जाएगी, और शेयर वॉल्स हैं, शेयर वॉल्स में ड्रिलिंग की जाएगी। कुछ फ्लोर सेलेक्ट किए हुए हैं, 10 फ्लोर लगभग जो है ना, जिनमें पूरी ब्लास्टिंग की जाएगी, और 6-7 फ्लोर ऐसे हैं जिन पे हाफ एरिया ब्लास्ट किया जाएगा। बिल्कुल।